प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि द एम के एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस करंट क्विज प्रोग्राम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 9वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो बतानी है आपको, वह यह है कि कल से मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो का ऑनलाइन टेस्ट भी शुरू किया है, जिसे आप बिना किसी कॉस्ट के ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और उस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उस पर सर्च करना है DRISHTITHEAIM_123 अर्थात दृष्टि द एम _123। आपको ये सर्च बार में डालने के बाद सर्च करने पर मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ उसे आप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और उसके माध्यम से आपको प्रत्येक दिन इस ऑनलाइन टेस्ट का लिंक वहाँ मिल जाया करेगा और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसे आसानी से दे सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आज के इस वीडियो का ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी डाल दूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक भी उसमें डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न के उत्तर को देखने के साथ। पहला जो ये प्रश्न है अभ्यास जो हमने कल दिया था आप लोगों को, ये था कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है, 31 मई, 1 जून, 2 जून या फिर 5 जुलाई को। आपको बता दें इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 जून। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस सभी माता पिता की बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते के पोषण के लिए उनके द्वारा किए गए आजीवन बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि 2012 में यूनाइटेड नेशन महासभा ने इस दिन को अभिभावकों के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित किया था। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह कथन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 28(2), अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27। आपको बता दें इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनुच्छेद 28(1). आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 2 खंड का वर्णन इस प्रकार है। पहला है अनुच्छेद 28(1), जिसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी अर्थात नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 28(2) का जो खंड 1 है वह कहता है कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थान को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास अर्थात ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे मदरसा को आप ले सकते हैं, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जाना कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, वो वैध माना जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता लोगों को है, अर्थात किसी भी विशेष धर्म की उन्नति के लिए आप किसी पर कर अधिरोपित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जिस भी धर्म से संबंध रखता हो। आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। दूसरा है, अनुच्छेद 32(4) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 32 द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का गलत तरीके से निलंबन न किया जा सके। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2।
आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। दो किस लिए गलत है इसकी, सॉरी, यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए होना चाहिए। सॉरी, केवल दो सही है क्योंकि एक गलत है यहाँ, क्योंकि ये कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, जो कि सही नहीं है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका निलंबन संभव है। और कैसे संभव है ये हम विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। अनुच्छेद 32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकेगा जो संविधान में बताए गए हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 32(4) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 32 द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का गलत तरीके से निलंबन न किया जा सके। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि विधायिका या कार्यपालिका मनमाने तरीके से व्यक्तियों के मूल अधिकारों का निलंबन न कर सके। आपको बता दें कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की गई हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश निकालकर घोषणा कर सकता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में से कौन से अधिकार आपातकाल उद्घोषणा के जारी रहने के दौरान न्यायालय से प्रवृत्त नहीं किए जा सकेंगे। अर्थात इससे स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रपति अपने आदेशों के माध्यम से अनुच्छेद 32 के प्रवर्तन पर रोक लगा दे तो इसे आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 द्वारा किए गए संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। इस तरीके से ऑप्शन जो एक है वो गलत हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल दो सही है, क्योंकि विकल्प जो ऊपर का एक है वो गलत है। आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्रेषण रिट तभी जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय दे चुका हो। यदि दूसरा ऑप्शन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सिर्फ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो तो उसके विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती। आपको बता दें यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब संबोधित किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय दिया है या निर्णय में प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण सर्सियरी में मूल अंतर सिर्फ यह है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है, जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय अधिकारिता का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे चुका हो तो उस निर्णय और संबंधी कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो आइए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परमादेश रिट एक आदेश के रूप में होती है जिसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी, प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ किया जाता है। दूसरा है कि न्यायालय किसी प्राधिकारी को उसकी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे केवल दो सही, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ विकल्प एक है, परमादेश रिट एक आदेश के रूप में होती है जिसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी, प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ किया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि प्राइवेट कंपनी और व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केवल दो सही है। आइए विश्लेषण को देखते हैं। परमादेश रिट न्यायालय के विवेकाधीन है जो प्रत्येक मामले में जारी नहीं की जा सकती। निम्नलिखित मामलों में इसका प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो कि पहला ऑप्शन था इसमें, इसलिए वो गलत था। इसके बाद आपको बता दें कि दो व्यक्तियों के बीच यदि कोई समझौता या संविदात्मक संबंध, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन अगर हो
तो भी उनमें से कोई व्यक्ति उस संविदा पर आधारित दायित्वों का अगर निर्वहन नहीं कर रहा हो तो उसके विरुद्ध परमादेश रीट न्यायालय जारी नहीं कर सकती। साथ ही राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध भी परमादेश रीट जारी करके उसे कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय या न्यायाधीश के विरुद्ध भी सामान्य स्थितियों में यह रीट जारी नहीं की जा सकती। इसका अपवाद सिर्फ यह है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी प्रशासनिक कार्य को संभाल रहा हो तो उसे प्रशासनिक कार्यों से संबंधित किसी मामले में यह रीट जारी की जा सकती है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। उत्प्रेषण रीट को निम्नलिखित में से किस आधारों पर जारी किया जा सकता है? अधिकारिता का अभाव हो, निर्णय में विधि संबंधी भूल हो, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन हो, या फिर सभी सत्य है। आपको बता दें यहाँ पे जो इसका उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सभी सत्य है। आइए विश्लेषण देखते हैं। उत्प्रेषण की रीट न्यायपालिका से संबंधित है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को संबोधित की जाती है। उत्प्रेषण की रीट निम्न आधारों पर जारी की जाती है, जैसे अधिकारिता का अभाव। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर निर्णय दिया है। दूसरा, निर्णय में विधि संबंधी भूल का होना, अर्थात यदि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में निर्णय देते समय कोई विधि संबंधी भूल कर दी है तब भी उत्प्रेषण रीट उन पर जारी किया जा सकता है। तीसरा, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अगर उल्लंघन हुआ हो तब भी उत्प्रेषण रीट जारी की जा सकती है। आइए आज के सेशन का छठा प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 4 जुलाई को? आपको बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जून। विश्लेषण देखते हैं। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड मिल्क डे 2020 की थीम द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे रखी गई है, क्योंकि इस वर्ष इस दिवस को मनाने के 20 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। यह दिवस दूध और डेयरी उत्पादों से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही वर्ल्ड मिल्क डे की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि बीते कुछ वर्षों में भारत 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त विकल्पों में से किस फसल के मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सर्वाधिक वृद्धि प्रस्तावित है? मक्का, मूंग, मूंगफली या फिर उड़द? आपको बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उड़द। विश्लेषण को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस वृद्धि का उद्देश्य उत्पादकों के लिए उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वृद्धि उड़द की कीमतों में ₹300 क्विंटल प्रस्तावित है, जिसके बाद मूंगफली ₹185 प्रति क्विंटल, उसके बाद मूंग का स्थान आता है ₹146 अर्थात 146 प्रति क्विंटल, और मक्का ₹90 प्रति क्विंटल का स्थान आता है। साथ ही इन विकल्पों के अलावा अगर MSP में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो नाइजर सीड अर्थात ₹755 प्रति क्विंटल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात की गई है। उसके बाद तिल का नंबर आता है जिसको ₹370 प्रति क्विंटल प्रस्तावित किया गया है। इस क्रम में अगर देखें तो उड़द तीसरे स्थान पर आता है। साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 के बजट में मार्केटिंग सीजन 2020-21 में खरीफ फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत लागत उत्पादन COP के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP निर्धारित करने की घोषणा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना या स्कीम लॉन्च की है?
पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय। आपको बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। विश्लेषण को देखते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है। इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा गया है। यह योजना 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा की योजना है। साथ ही इसमें ऐसे विक्रेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 24 मार्च 2020 या उससे पहले अपना कारोबार शुरू किया था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लॉकडाउन शुरू होने की तिथि तक या उनसे पहले जो अपना कार्य शुरू कर दिया था उनको ये मिलेगा या उनको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही यह योजना मार्च 2022 तक वैध माना जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने चक्रवात निसर्ग के लिए चेतावनी जारी की है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर या पीला सागर। आपको बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अरब सागर। विश्लेषण को देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि IMD ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात निसर्ग के लिए यह चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए हरिहरेश्वर और दमन तथा उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आइए आज के सेशन का 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियन लॉन्च किया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? MSMEs, अंतरिक्ष, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। आपको बता दें इसका उत्तर है ऑप्शन ए, MSMEs। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस लॉन्च किया है। यह एक ICT आधारित प्रणाली है जो वर्तमान कठिन परिस्थितियों में MSMEs की मदद करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने में मदद करने के लिए स्थापित की गई है। यहाँ चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। साथ ही आपको बता दें कि चैंपियन पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों की शिकायतों को सुलझाने, उन्हें प्रोत्साहित करने, समर्थन करने, सहायता करने और इनका विकास सुनिश्चित करने के लिए एक वन स्टॉप शॉप का भी कार्य करेगा। तो आइए आज के सेशन का अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ये है, निम्न में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर DRDO ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष कल फिर से प्रस्तुत होंगे इस अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और इसी तरह के अन्य 10 प्रश्नों और उनके उत्तर और विश्लेषण के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। साथ ही आप लोग हमारे इस वीडियो के ऑनलाइन टेस्ट को टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन कर ज़रूर दें। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना और पसंद करना तथा उसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।